नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज जो हमारा यह टेस्ट सीरीज है इसका भाग जो 29 है उसको हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एसी करंट को डीसी करंट में कौन परिवर्तित करता, मतलब किसके द्वारा जो है प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है किसकी मदद से, तो रेक्टिफायर की मदद से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो रेक्टिफायर होता है वह एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्धचालक की तरह कौन सी धातु है जो ट्रांजिस्टर में उपयोग में लाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, जर्मेनियम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोडियम 24 का जो उपयोग है किसके उपचार में किया जाता है, आपको बताना है। तो सोडियम 24 का जो उपयोग है किसके उपचार में किया जाता है, तो रक्त व्यतिक्रम के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्त व्यतिक्रम के उपचार में जो है सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं थायराइड के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, तो आयोडीन का जो इस्तेमाल होता है, आयोडीन 131, आप याद देखिएगा। आयोडीन 131 का जो इस्तेमाल है यह किया जाता है थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए। और वहीं रक्त कैंसर का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, तो किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट जो होता है आपका 60, कोबाल्ट 60 का जो इस्तेमाल होता है वह रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और रक्त व्यतिक्रम के इलाज के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्यूमर की पहचान किसकी मदद से की जाती है, तो आर्सेनिक 74 की मदद से जो है, आर्सेनिक 74 की मदद से जो है ट्यूमर की पहचान की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गाय का जो दूध होता है वह पीला किसके कारण से होता है, आपको बताना है। तो आपको पता होगा जो गाय का दूध होता है सफ़ेद और पीला दोनों कलर इसमें मिलेगा आपको। तो सफ़ेद रंग जो होता है गाय के दूध का किसके कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सफ़ेद जो रंग होता है गाय का वह कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैसीन के कारण जो है गाय का जो दूध होता है वह सफ़ेद होता है। वहीं गाय का दूध पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। तो दोनों अलग अलग है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। गाय का जो दूध होता है हल्का पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और गाय का जो दूध होता है वह सफ़ेद किसके कारण होता है, तो कैंसिन के कारण, कैसिन के कारण। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो दूध होता है वह किस बैक्टीरिया से खराब हो जाता है, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जो दूध होता है यह किस बैक्टीरिया से के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, आप याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसी से जो है दूध खराब हो जाता है। तो तीन चीज़ आपको याद रखनी है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसिन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। तथा दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण सफ़ेद मतलब खराब हो जाता है, तो दूध जो है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं लुई पास्चर ने किसका खोज किया था, तो किण्वन का, जो पॉस्चराइजेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और पॉस्चराइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन का खोजकर्ता माना जाता है किसको, तो लुई पास्चर को। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई, तो पेनिसिलिन की। किसकी, तो पेनिसिलिन की जो खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और फंक के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो चारों के बारे में आपको याद रखना है। लुई पास्चर को किण्वन का खोजकर्ता माना जाता है, यानी कि पॉस्चराइजेशन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन का खोजकर्ता माना जाता है। फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। और अल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है,
ईईजी का मतलब ईईजी के अंतर्गत जो है निम्न में से किसकी जांच की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ईईजी के तहत किसकी जांच की जाती है? तो मस्तिष्क की, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। ईईजी के तहत जो है मस्तिष्क की जांच की जाती है। वहीं हृदय की जो जांच किसके तहत की जाती है? तो ईसीजी मशीन किससे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो है हृदय की जांच की जाती है। इसको हम कहते हैं ईसीजी, और ईसीजी से जो है हृदय की जांच की जाती है और ईईजी से जो है मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है यह कब हुई थी? तो डेट था 1 अगस्त का, वर्ष था 1920। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को जो है किसकी शुरुआत की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था ठीक उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जिस दिन हुई थी उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं मिलेगा? आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा महाद्वीप जो है अफ्रीका मतलब कौन सा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो सहारा मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में, कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, नामीब मरुस्थल आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। तो पेटागोनिया जो है यह जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। तो अब यह पेटागोनिया किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो पेटागोनिया जो मरुस्थल है आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? तो जो पेटागोनिया मरुस्थल है आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की यहाँ पे बात हो रही है। तो IMF की जो स्थापना है यह कब की गई थी? तो 1945 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1945 को जो है IMF की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन यानी कि EU का मुख्यालय आपको बताना है किस जगह स्थित है? तो EU का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में जो है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU का मुख्यालय है। तथा यूरोपियन यूनियन का जो गठन है यह किया गया था 1993 में। इसे भी आप याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन का जो गठन है 1993 में कहा गया था तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। तथा इसके साथ ही ये प्रथम महिला बन गई थी जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था इसकी जो अध्यक्षता यह की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। इसके साथ ही एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला बन गई थी जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वह किसको दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है यह राष्ट्रपति के पास है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति थी किसके समय में घोषित की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LPG रिफॉर्म। तो यह किसके समय में लाई गई थी? तो नरसिम्हा राव के द्वारा जो है यह रिफॉर्म लाया गया था, उदारीकरण का, निजीकरण का और भूमंडलीकरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोमिंगो पायस जो था यह किस देश का यात्री था? आपको बताना है कि जो डोमिंगो पायस था यह किस देश का यात्री था?
तो डोमिंगो पायस जो था यह पुर्तगाल का यात्री था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाल का। तथा यह किसके समय में भारत आया था, तो यह किसके समय, विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय, यहाँ पे आप देखिएगा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय, इसी के समय जो है डोमिंगो पायस भारत आया था तथा यह पुर्तगाल का यात्री था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इससे पहले मतलब जो हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट था अब इसको यूटी बना दिया गया है, तो इसके यूटी बनने से पहले जो है टोटल 4 राज्यों की सीमाएं जो है पाकिस्तान से लगती थी, परंतु अब टोटल 3 राज्यों की सीमाएं जो हैं पाकिस्तान से लगती हैं। अब जो जम्मू कश्मीर है इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कौन कौन से 3 राज्य बचे हैं, पंजाब आपका हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया। तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों की जो सीमाएं हैं वर्तमान में पाकिस्तान से लगती हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं भी पाकिस्तान से लगती हैं। एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो आपको याद रखना है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वर्तमान में पाकिस्तान से टच होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम व सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है इसमें से। तो विश्व का विशालतम और सर्वाधिक अस्थायी जो परितंत्र है इसमें से वह है समुद्र, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, समुद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो उपयुक्त सभी यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये चारों गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो तुजुके बाबरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है, तो यह जो है बाबर की आत्मकथा को कहा जाता है तुजुके बाबरी। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो करंट अफेयर्स का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला है, वह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है यह लॉन्च किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान यानी ऑप्शन ए। भारत का पहला राज्य आपको बताना है जिसके द्वारा ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, अवार्ड है, यह किसको दिया गया है, तो जावेद अख्तर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मतलब WTO में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, ब्रजेंद्र नवनीत। क्या है इनका नाम, तो ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं ये WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एस तिरुमूर्ति कौन बने हैं, तो यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, आप याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि है वह बनाया गया है एस तिरुमूर्ति को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला आपको बताना। मैं आपको बता दूं ये जो चैलेंजर डीप है यह पृथ्वी का अब तक का अज्ञात जो है सबसे गहरा स्थल है। आप याद देखिएगा पृथ्वी का अब तक का अज्ञात सबसे गहरा स्थल है जिसको कहा जाता है चैलेंजर डीप। यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो इसी जगह पहुंचने वाली जो पहली महिला बनी उनका नाम है कैथी सालिवन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कैथी सालिवन यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मंकी पार्क बनाया जा रहा है। तो मंकी पार्क बनाया जा रहा है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटका के शिमोगा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया है। तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर। राइट आंसर आपका हो जाएगा शोभा शेखर। घर घर निगरानी नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो घर घर निगरानी नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है या किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आज का लास्ट प्रश्न है बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है यह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज है उसके भाग 29 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।